अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हाफिज़ अबरार आप लोग की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ आई केम टू नॉर्वे। और जो लोग नॉर्वे आना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से जिनको फॉलो करके आप नॉर्वे आ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 सवाल हैं जी टोटल। जो मेरे इन 16 सवालों के जवाब मेरे से नोट कर लेगा और इनको फॉलो करेगा, तो इंशाल्लाह ताला अगर उसे यहाँ पे आने में या यहाँ के प्रोसेस में कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम होगी, मैं इंशाल्लाह ताला उसको हेल्प आउट करूँगा उसके नॉर्वे आने तक। सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड आई नो अबाउट नॉर्वे? कैसे पता चला मुझे नॉर्वे के बारे में? मेरे रिलेटिव रहते थे नॉर्वे में और उन्होंने मुझे बताया, और मैं ऑलरेडी मैरिड था। तो इंडिविजुअल बंदे के लिए तो फिर भी फ़ैसला लेना आसान होता है, माँ बाप से पूछा फ़ैसला ले लिया। लेकिन जो मैरिड बंदा होता है उसके लिए डिसीजन लेना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो आप में से जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे भी हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए भी शहर से शहर चेंज करना कितना मुश्किल होता है, और जबकि आपको ये भी ना पता हो कि जॉब का क्या ऑप्शन होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो मेरे फैमिली फ्रेंड थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया था और हमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे जाना है, क्या तरीक़ेकार है। तो इसमें हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि अगर हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे हमें फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? कहाँ से स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले आप देखेंगे कि एडमिशन डेडलाइन कब है। मिसाल के तौर पे एडमिशन होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर की पहली तारीख तक नॉर्मली एडमिशन्स खुले होते हैं। तो आपने ये देखना है, आपने अक्टूबर में अप्लाई करना होना है शुरू, और 5-7 यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है 1 दिसंबर से पहले पहले। तो अक्टूबर नवंबर ये 2 महीने हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए और अप्लाई करने के लिए। मेरी एडवाइस ये है कि इनसे पहले ही डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें। जिनको आइट्स में प्रॉब्लम है वो अपने आइट्स की तैयारी 6 महीने 7 महीने पहले शुरू कर लें। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन? जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जी? आपकी तमाम डिग्रीज़ हैं और आइट्स का सर्टिफिकेट है, IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो आपको 6.5 बैंड चाहिए, सीधा सीधा बता दूँ मैं। 6.5 में जो 6 लेकर आ रहा है, जो 5.5 लेकर आ रहा है, तो वो अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहा है। तो 6.5 बैंड आपको मिनिमम चाहिए। उसके लिए आप तैयारी करें। उसकी तैयारी का तरीका मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीम। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या है? आइट्स का 6.5 बैंड प्रिपरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। मैट्रिक की आपकी जो सर्टिफिकेट है वो IBCC से सर्टिफाई हो। IBCC का पता है ना आप लोगों को? बोर्ड ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जो आपकी जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करता है कि हाँ जी आपका जो जो है ना वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है, जाली नहीं है, 2 नंबर नहीं है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो IBCC लाहौर के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अब आप गुजरावाला से हैं, किसी भी जगह से हैं, जैसे मेरे केस में मैंने मैट्रिक गुजरावाला से किया था और मैं लाहौर में रहा था, तो मैं गुजरावाला गया हूँ, गुजरावाला बोर्ड में गया हूँ, उनको जाके वहाँ पे फ़ीस जमा कराई है। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स का एक लिफाफा लाहौर बोर्ड को सेंड किया है। लाहौर बोर्ड के पास जब वो लिफाफा आ गया उसके बाद फिर मैं लाहौर बोर्ड में गया हूँ और वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ, और वो लिफाफा उन्होंने खोला है खुद ही बोर्ड वालों ने, और देखा है मेरे डॉक्यूमेंट्स जो गुजरावाला से उनको सेंड किए गए थे बोर्ड की तरफ से, गुजरावाला बोर्ड की तरफ से वो, और जब मैं फ़िज़िकली बाय हैंड लेके गया था हार्ड कॉपीज़, वो दोनों मैच हुए। तो उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रख लिया और उनके ऊपर उन्होंने तस्दीक करके मुझे कुछ दिनों में वापस कर दिया। 3 दिन में 4 दिन में वापस कर देते हैं। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी वही करेंगे और इंटर का सर्टिफिकेट भी वही करेंगे। उसके बाद जो आपका बैचलर का सर्टिफिकेट है वो HEC वाले आपका वेरीफाई करेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन वाले। उनके पास आप जाएंगे, उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ लेनी है, आपसे फ़ीस लेनी है, आपको टाइम देना है। टाइम पे आप जब जाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको दे देंगे। आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन की होगी वो उस इदारे से रब्ता करके चेक करके क्रॉस चेकिंग करने के बाद आपको HEC वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपका मास्टर की जो डिग्री है वो भी HEC करेगा। तो जब आप IBCC के लिए जाएंगे तो मैट्रिक और इंटर का साथ लेके जाइएगा, एक दफ़ा में ही काम ख़त्म कीजिएगा। और जब आप HEC के लिए जाएंगे तो इंटर और मास्टर का आप एक साथ लेके जाएगा, एक साथ ही काम ख़त्म कीजिएगा। अब ये चारों डॉक्यूमेंट मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर, ये चारों डॉक्यूमेंट लेके आप एक साथ ही मोफा करवा लीजिएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन करवा लीजिएगा। और वो ये होता है कि आप सुबह सुबह जाके उनको फ़ीस जमा कराते हैं और शाम को वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करके आपको वापस कर देते हैं। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC वेरीफाई हो गए।
उसके बाद आपका जो आइट्स का डॉक्यूमेंट है इसको वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रिटिश काउंसिल से वेरीफाइबल है। उसके बाद आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए, ओरिजिनल आईडी कार्ड हो, ठीक है, पाकिस्तान का। पासपोर्ट हो आपका ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एक सीवी तैयार करेंगे, उसके अंदर अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन अब तक की मेंशन करेंगे, जो जॉब्स वगैरह आपने की हैं वो आप मेंशन करेंगे उसके अंदर। और अगर आपकी डिग्री ख़त्म हुए हुए और आप अप्लाई करने में बीच में गैप है 1-2 सालों का, तो उस गैप के अंदर आप अपनी कोई जॉब जो वो होगा ना एक्सपीरियंस आपने वो डाल देना, खाली नहीं छोड़ना। यानी कि अगर आपने 2011 में मास्टर कंप्लीट किया है और 2015 में आप अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 17 में, जैसे मैंने 2011 में मैंने मास्टर कंप्लीट किया था और मैंने 2017 में अप्लाई किया था, तो काफ़ी गैप था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं गैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गैप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गैप के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ डालें। तो मैंने अपने जो एक्सपीरियंस थे, जो मैंने बिज़नेस किए या जो मैंने जॉब्स वगैरह की हैं या जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने सारे उसके अंदर मेंशन किए हुए थे। तो अपनी एक अच्छी सी सीवी तैयार करें, उसके अंदर आपका नाम, पता, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हो। आपका पासपोर्ट नंबर भी उसमें मेंशन कर दीजिएगा। टेलीफोन नंबर जो पाकिस्तान का है वो मेंशन कीजिएगा। एक अच्छा सा ईमेल एड्रेस जो आपने सिर्फ एडमिशन पर्पज़ के लिए रखना हो, जो 24 आवर आपके मोबाइल पे वो हो, ऑन हो, वो आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। सीवी आपने लगानी है, सीवी के साथ आपने मोटिवेशन लेटर लगाना है। मोटिवेशन लेटर में लिखना है जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे उस लेटर को मॉडिफाई करते जाइएगा। उस लेटर में उस यूनिवर्सिटी के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत वर्डिंग को जो है वो चेंज कर दीजिएगा। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अपने फादर की लगा दें, मदर की लगा दें, भाई की लगा दें, किसी कज़न या रिलेटिव की लगा दें, लेकिन उससे गारंटी लेटर भी ले लें आप। मिसाल के तौर पे मेरे केस में मैंने अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट लगा दी थी और उनसे एक सादे कागज़ पे बैंक गारंटी लेटर लिखवा लिया था कि जी ये मेरे बच्चा है और ये इसका आईडी कार्ड नंबर है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, मैं इसके सारे एक्सपेंस जो है नॉर्वे में वो बर्दाश्त करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो एक लेटर बनवा लिया था मैंने, साइन सिग्नेचर करा लिए थे, ठीक है। अगर आपके फादर के अकाउंट में नहीं है, आपके किसी कज़न या किसी और रिलेटिव, चाचू या मामू या किसी फैमिली रिलेटिव के अकाउंट में है, कोशिश तो ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि उनसे बैंक स्टेटमेंट लें और साथ में उनसे गारंटी लेटर लाजमी लें, वो गारंटी लेटर लगा दें। मोर देन इनफ है यूनिवर्सिटी के एडमिशन अप्लाई करने के लिए, वो गारंटी लेटर मोर देन इनफ है। उसके बाद आप आ जाएँ सवाल नंबर जो हमारा, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? पाकिस्तानी 23 लाख, तकरीबन इस टाइम 23-24 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए।